हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन दे रहा हूँ, जो मैंने बात कही थी कि जो संतान का जन्मदिन का स्वामी होता है, वो पिता के साथ संबंध रखता ही रखता है, 100% रखता है। ये जो नॉलेज है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार किसी दूसरे चार्ट्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि ये चीज़ कभी-कभी आपको लगेगी कि सर नहीं लागू हुआ, आपने तो बातें फेंक दी, बस फर्जी है, 2-4 लोगों में दिख गया, तो आपने कह दिया। क्योंकि जब आप लोग देखोगे, आपको नहीं मिलेगा, तो आपके मन में ये बात नेचुरली जागृत होगी कि साहब बस कह दिया वीडियो बनाने वाले ने, क्योंकि आपकी मेरी बात तो होती नहीं। फिर हम लोग सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है। देखिए, चीज़ें जो है ना, वो लागू होंगी, शत प्रतिशत लागू होंगी, अगर कुंडली को देखने का तरीका और नियम आपको सही से पता है, तो बिल्कुल लागू होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले संतान की कुंडली दिखा देता हूँ आपको, और देखते हैं हम कि ये लॉजिक यहाँ तो फेल हो जाएगा, और जब ये लॉजिक फेल होगा तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, ये चीज़ तो गलत है। यहाँ पे एक सुपुत्री प्राप्त हुई जातक को, वो हुई 26 अप्रैल को 2020 में। अब यहाँ पे जो आपका वैदिक डे था, वो था संडे, ठीक है? और यहाँ पे जो पिता की दशा हम लगाने जाएंगे, तो पिता की दशा में आप देखिएगा, आपको दिखाई देंगे कि शनि देव की महादशा थी, और अंतर जो था वो गुरुदेव का था। गुरुदेव के हिसाब से तो बच्ची का जन्म होना चाहिए किस दिन? गुरुवार को। लॉजिक फेल हो गया, ठीक है? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं हमने एक ज्ञान को पकड़ा और दूसरे ज्ञान को भूल गए। ऐसा होता है। अभी आप सोचोगे कि मैं जो कह रहा हूँ ये कैसे होगा? गलत हो गया? संडे के दिन जन्म होना और दशा का ये सिस्टम गलत हो गया? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। थोड़ा-सा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला, आप लोगों ने मुझे पंडित जी, गुरुजी बोला, लेकिन मेरा काम सिर्फ खोज करने का है, मैं खोज की चीज़ों को रखता हूँ। विमशोत्तरी दशा को रीड कर पाना और सही से रीड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग विमशोत्तरी दशा को वहां से उठाते हो जो चंद्रमा से है, तो आपके मन के ऊपर के प्रभाव जो है ना, वो दिखाई देते हैं चंद्रमा से। इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो चंद्रमा के आधार से एक राशि दशा को लेते हैं, और जो प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे ऊपर होता है, वो हमें रीड कराया जाता है। ये होता है। लेकिन हकीकत में जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पराशर होरा शास्त्र को पढ़ा होगा, उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता होगी। पराशर होरा शास्त्र में साफ शब्दों में लिखा है, नो इफ नो बट लगा के। अगर आपने खुद से पढ़ा है, टीचरों के पास जाके नहीं, आपने खुद से पढ़ा है, तो आप बार बार पढ़ के देखना, 100 बार पढ़ के देखना, वहां साफ लिखा है दशा जो होगी वो या तो चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से चलेगी, या फिर जहां पे आपका लगन का स्वामी बैठा है वहां से चलेगी। और जितने लोग मेरी इस बात पे यकीन रखते हैं कि लगन का मतलब वो डिग्री है, वो मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो 100% उस चीज को पकड़ के चलें, बेफिक्र होके चलें, आपको रिजल्ट दिखेगा। पराशर जी हमारे परम पिता हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। कैसे? अब देखिए, लॉजिक ये था कि दशा वहां से स्टार्ट होगी जहां पे या तो लगन बलवान होगा या फिर चंद्रमा बलवान होगा, ठीक? अब इस कुंडली में जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लगन जो है वो आद्रा नक्षत्र है, ठीक है? आद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु, और ग्रह कब बलवान होगा, साफ शब्दों में लिखा उन्होंने, कुछ इधर की बात नहीं, कुछ उधर की बात नहीं। अगर आपके लगन के नक्षत्र स्वामी पे, जिसे एक्चुअल में लगन कहते हैं, नक्षत्र है वो, उसके स्वामी के साथ यदि शुक्र जुड़ जाए या फिर गुरु जुड़ जाए, जो कि नैसर्गिक सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, वो अगर जुड़ जाए तो दशा वहां से ही चालू होगी। ये बात कही गई थी। अब बस इतनी सी बात है। अब आपको दशा लगानी है। अब हम देखिए आपको दशा लगा के दिखा देते हैं। राहु की तरफ से हमें दशा लेनी पड़ रही है। क्यों लेनी पड़ेगी, बात समझ गए होंगे। आद्र नक्षत्र के स्वामी है राहु देव। राहु के साथ कौन मौजूद है, गुरु और शुक्र का प्रभाव है। थोड़ा सा डेप्थ को देखना सीखिए। राहु जो है विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु की पूर्ण कृपा लिए हुए बैठे हैं। अब देखिएगा कि बच्ची का जो जन्म है वो कैसे हमें मदद करेगा ये बताने में कि इनके साथ जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है वो सही है या नहीं। मैं एक बार फिर से आपको बेटी की कुंडली में तारीख दिखा दे रहा हूँ, ठीक है?
यहाँ पे हम देखें 26 अप्रैल हमें अंतरदशा में सूर्यदेव दिखने चाहिए। क्यों दिखने चाहिए ये आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैंने उन जातिका से भी एक सवाल करा था और छोड़ दिया था कि खोजें आप खुद ही। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो इनकी कुंडली है इसमें राहु और सूर्य के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा पड़ा है और ये 7 नंबर की राशि है। जो लोग नाड़ी ज्योतिषी जानते हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की राशि में जो ग्रह बैठे हैं उसका उपाय उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। दुनिया में आप कहीं भी मत्था टेक लीजिए, कुछ कर लीजिए, आपकी आत्मा ने अगर कुछ गलत किया है तो आपकी गलती के लिए भगवान आपको माफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो चीज वहां लागू होती है। इसीलिए 3, 7 और 11 की राशि में अगर कभी कोई भी ग्रह बैठा है तो वहां पे कोई स्पेसिफिक पर्सन आके ही आपको रिलीव करेगा। इन जातक को इनकी वाइफ ही रिलीव कर सकती है क्योंकि गुरु वहां पे जाके बैठा है और यही गुरु इनके राहु, भटकते हुए राहु को ज्ञान दे सकता है। इसलिए सिवाय अपने वाइफ के और किन्हीं की भी सलाह इन जातक के ऊपर काम नहीं कर सकती। अब दूसरी चीज, राहु जो कि लगन की डिग्री नक्षत्र स्वामी थे वो गुरु और शुक्र के साथ संबंधित थे। अब जो दशा चलेगी उसको देख लीजिए। जैसे ही हम दशा को उठाएंगे, दशा हमें राहु से चलानी है। ठीक है, अब अगर राहु से दशा चलती है तो आपको समझ में आएगा। व्यक्ति 2009 से जो है शनि की महादशा लिए हुए चल रहे हैं। 2028 तक ये व्यक्ति शनि की महादशा में ही चलेंगे और उस समय जब बच्ची का जन्म हुआ उस समय इनके ऊपर सूर्य की अंतर्दशा थी। लॉजिक कहीं गलत नहीं जाता, लॉजिक कभी गलत नहीं जाता। मैंने इसीलिए कहा था मैं पंडित नहीं, मैं सिर्फ खोज करता हूँ। हमें वो बारीकियां खोजनी है कहाँ से, उन्हीं टेक्स्ट से, उन्हीं बुक्स से जहाँ पे वो लिखी हुई हैं। मैंने इसीलिए कहा था जो लोग यूट्यूब को देखकर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उसको एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। यूट्यूब एक राहु होता है क्योंकि ये पब्लिक मीडिया है, ये मास मीडिया है, ये राहु है। राहु में ज्ञान नहीं है, राहु में सिर्फ डिजायर होती है। ज्ञान या तो किसी किताब में मिलेगा, गुरु, या फिर किसी जीव में मिलेगा, व्यक्तियों की जिंदगी। ज्ञान सिर्फ 2 ही जगह से अर्जित हो सकता है, उसके हटके आपका कोई ज्ञान कभी अर्जित नहीं होता। या तो जीव के जीवन को पढ़िएगा या फिर किसी बहुत ऋषि मुनियों जैसे जो बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं जहां उन्होंने अनुभव बांटा है जीवन के, उसे पढ़िएगा। वही 2 चीजें ज्ञान है। राहु है वो होता है आपके लिए माया जाल, छल कपट। यहाँ पे क्या है, जो दिख रहा है उसे बेचना होता है, वहां पे राहु काम करता है। मैं एक दिन आपको, जो छोटे से मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैं उससे आपको समझाऊंगा कि कैसे जिंदगी आई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे एक नवरात्रि स्पेशल सीरीज बनाई थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि जिंदगी चलती कैसे। इस कुंडली में जब यह कुंडली मेरे पास आई थी मेरा दिमाग एक ही बात पे खटकता रहता था हमेशा, ये क्या चक्कर है कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। आप इसको पितृदोष कहते हो, पितृदोष पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एग्जैक्टली पितृदोष है क्या। आप लोग क्यों उपाय करके आ जाते हो लेकिन आप फिर भी कहते हो कि उपाय कभी खत्म नहीं हो रही, परेशानियां खत्म नहीं हो रही। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस कुंडली में एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसे हम पितृदोष मानते हैं। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई सर्टेन रोल है जो कि आगे पास ऑन होना है। ठीक है, उस चीज को हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए ये पिता की कुंडली है, पिता की कुंडली में यहाँ पे हमें एक तरफ से सूर्य और राहु का संबंध दिखता है। इसीलिए ये जो इवेंट थी, जातिका से किसी ने कहा कि इतनी जल्दी आपको संतान कर लेनी है नहीं तो संतान ही नहीं होगी। अब मैंने ये सोचा कि सही समय पे जब संतान उत्पत्ति होनी है तो हो जाएगी, किसी ने क्यों जल्दबाजी कर दी। वो यहाँ पे ये राहु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो इसका जिम्मेदार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं शनि की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में जातिका ने जन्म ले लिया। अब जब ये जन्म होगा तो आपने वहां पे तारीख देखी थी, अप्रैल में ये जन्म हुआ। अब आप देख लीजिए जब ये अप्रैल में जन्म होगा तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है 8 जून तक। ठीक है, जातिका ने जन्म ले लिया अपना, मान लीजिए चंद्रमा के इस प्रभाव को लेकर। सूर्य भी आ गए, चंद्रमा भी आ गए। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ये उनका D7 का चार्ट है। D7 के चार्ट में सूर्य और चंद्रमा अमावस्या दोष लेकर चौथे भाव में, सुख भाव में संतान के बैठे हैं। संतान तो ही, लेकिन संतान आईसीयू में भी एडमिट करानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये जन्म हुआ तो ये जन्म ऑलमोस्ट इनका आ गया ये शुक्र सूर्य के प्रभाव को लेकर। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो इस लगन कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड था। सेकंड हाउस लॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके परिवार में वृद्धि भी दर्शाई जाती है। तो यहाँ तक चीजें हुई। शुक्र की बात क्या है, शुक्र है संतान और ये है वृद्धि। तो ये कॉम्बिनेशन ने काम किया। लेकिन दशा क्या थी, सूर्य शनि, ये जो दशाएं हैं ये कैसी होती है, परेशानियों की होती है। तो थोड़े समय तक के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बरकरार रही और ये चीज यहाँ से समझ में आती है। उस जातक की कुंडली में यही सबसे बड़ा खेल है। उस जातक की कुंडली की प्रिडिक्शन क्यों फेल हो जाती है, क्यों कोई पंडित उसको नहीं रीड कर सकता था। और मैंने आखिरी में यही हाथ जोड़ के कहा मेरी कही हुई बात भी आपको कभी नहीं लगेगी। रीजन सिर्फ ये था,
इस राशि में इसका बैठना और जो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ कनेक्टेड है, वो ये गुरु के साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इनकी दशाओं को राहु से रीड कर सकता होगा, तो वही व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में हो रही परिस्थितियों को दर्शा सकता होगा, समझ सकता होगा। अन्यथा इन व्यक्तियों को ज़िंदगी में कभी भी जो भी सलाहें मिलेंगी, वो सब उनको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्र वाइफ का कारक ग्रह था और सप्तमेश के नक्षत्र में राहु, जो कि सोचने का ढंग है, वो बैठा था। इसीलिए इनके ऊपर और कोई भी गुरु का प्रभाव जब भी कोशिश की जाती है, फेल हो जाता है। कुंडली में ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसे कि ना समझना पड़ता है। हमें लगता है कि अरे फेल हो गया, ये लॉजिक तो फेल है, ऐसा नहीं है। लॉजिक है, अगर लॉजिक सही है, तो उसके पीछे आप दूसरी चीज़ों को पकड़ के चल सकते हैं। कई बार हमें ऐसा यूज़ करना पड़ता है कि आपने हमें टाइम ऑफ बर्थ दिया है, उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है। तो करेक्शंस कैसे हो पाते हैं? इन्हीं तरीके की चीज़ों से। इसीलिए जो मेजर इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज, आपका चाइल्ड बर्थ, ये मेजर इवेंट्स हैं। इस मेजर इवेंट्स में होने वाले जो पंचांग के फॉर्मेशन है, वो बहुत मेजर है। वो पंचांग ही तो बता रहा है उस जातक के साथ, उस जातिका के साथ होने क्या वाला है। इसीलिए संतान के पंचांग से हम पिता के पंचांग को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि संतान ने जन्म लिया, उसे अगर धन प्राप्त होना है, उसे अगर सुख प्राप्त होना है, तो वो पिता को भी तो देगा। पिता कमाएगा तब तो संतान को सुख मिलेगा। आपस में इन दोनों का संबंध होता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि पिता की मृत्यु हुई है, क्यों? क्योंकि संतान के उसमें लिख दिया गया है कि इसको अभी कोई भी वैभव, किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिल सकती। तो वहाँ पे हम देखते हैं चुनौतियाँ कुछ और हो जाती हैं। ये सब कुछ आखिरकार पंचांग में ही जुड़ा हुआ होता है। ज़िंदगी इसके बाहर जा ही नहीं सकती। मेटाफिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें, तो हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं, वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था राहु और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाता है कि एक तरीके से पितृदोष है। अब देख लीजिए, यही पितृदोष आगे ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि डिजायर में की गई चीज डिजायर को ही दर्शाएगी। अब देखिए, सूर्य जो है वो कहाँ जाके बैठे हुए हैं? भाग्य के भाव में। जब कभी भी भाग्य के भाव में सूर्य बैठ जाए और सूर्य पीड़ित हो जाए, तो उसको भी क्या माना गया है? सिर्फ पितृदोष। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, बुध को लेकर बैठे हैं, और जो नवम के स्वामी हैं वो देख लीजिए, फिर जाके शनि के साथ, शनि की राशि में पीड़ित हो गए। ये चुनौती खड़ी कर देते हैं। इसीलिए अगर मैं एक पूरी सीरीज बना के समझाऊंगा आपको कि पितृदोष होता क्या है, और सिर्फ तब पितृदोष ही होता है या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दोष दर्शाती है। यहाँ पे अगर जो लोगों को समझ है डिस्पोजिटर की, वो जान सकते हैं। सूर्य यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं, बुध की राशि में राहु का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे भी इनडायरेक्टली पितृदोष पास ऑन हो रहा है। अगर फादर के चार्ट में है, तो वो संतान के चार्ट में शिफ्ट हो रहा है। इस तरीके से हम इसको अगर बारीकी से समझेंगे, तो हमें हर चीज नजर आएगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिसमें हम उस बच्ची की कुंडली को देख के ये समझ गए थे कि यहाँ पे दशा का सिस्टम वो नहीं जो सीधे दिखता है, यहाँ पे वो सिस्टम लागू होता है जो पराशर जी महाराज ने कहा है। दशा देखने के पहले उस सबसे मजबूत नक्षत्र स्वामी को देखिए जिस पे आशीर्वाद है, वहीं से दशा चलेगी। अगर उस पे आशीर्वाद ना हो, अगर उस पे आशीर्वाद ना हो, तो फिर जिंदगी में डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। ये चीज श्योर शॉट होती है। इसीलिए विंशोत्तरी दशा को बहुत सोच के, समझ के और संभल के लगाना होता है। आप जिस दशा को पढ़ रहे हैं, वो आपके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर का प्रभाव मात्र है, परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति कुछ और होती है, आपके ऊपर मन मस्तिष्क का प्रभाव कुछ और होता है। परिस्थिति ये हो सकती है कि आप कार खरीदना चाहते हो, वो आपके मन मस्तिष्क के ऊपर का प्रभाव होगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो इसे परिस्थिति कहेंगे। परिस्थिति को मन के अनुसार देखना है, ये एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन होता है। इसी चीज को मैं पिछले 2 दिन से सुना रहा हूं आपको, कि चंद्रमा से जो चीज चलती है, उसको लगन के साथ मटेरियल को और मन को सिंक्रोनाइज करना होता है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एस्ट्रोलॉजी की जान होती है। धन्यवाद।